हेलो एवरीवन। आज के कक्षा में हम वर्ग 10 के रसायन शास्त्र के पाठ 1 के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव बड़े ही वीवीआई और बोर्ड मॉडल है। तो आइए हम रसायन शास्त्र के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो याद रखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले ही या दूसरे पदार्थों से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और वही समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से संबंधित अनेक प्रश्न हमारे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में दिए गए हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिकारक, प्रतिफल, परमाणु या अणु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। तो एक मैं समीकरण आपको बता रहा हूँ। हमने हाइड्रोजन, और क्लोरीन, H2+Cl2, ये दोनों को मिला दिए और दोनों के बीच अभिक्रिया कराने पर हम देखते क्या हैं कि हमें प्राप्त हुआ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 दे देंगे। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण किसका हुआ? तो HCl का। तो याद रखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल। तो यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकारक। क्लियर हो गया? आइए प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर कहता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, मैंने अभी बताया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया हुआ तो किसका निर्माण हुआ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। क्या कहेंगे? प्रतिफल। चूंकि ये अभिकारक है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है वो हुआ प्रतिफल। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो अभी तुरंत हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में? संकेतों के रूप में। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न करा है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा?
Cu, Ag, S या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखेंगे सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखने के लिए Ag सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको हमने कहाँ रखा, सूर्य के प्रकाश में। यहाँ प्रकाश है, ठीक है। और हमें प्राप्त क्या हो रहा है, तो हमने देखा कि अभिक्रिया के बाद हमें Ag प्लस Cl2 प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुए, Ag प्लस Cl2। तो यहाँ देखिएगा ये समीकरण संतुलित नहीं है। Ag कितना है, 1, इधर भी 1। तीर के दाहिने और बाएं दोनों तरफ के तत्वों की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या एकदम बराबर होना चाहिए, तभी वो संतुलित समीकरण है। तो यहाँ देखिए तीर के बाएं तरफ 1 Ag, इधर भी 1, क्लोरीन कितना है 1, और इधर क्लोरीन है 2। तो संतुलित नहीं है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। AgCl 2 Ag हो गया, इधर भी 2 Ag कर दीजिए। Ag 2 Ag 2 Cl, ठीक है, 2 Ag और 2 Cl। अब क्लियर हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि AgCl को जब हमने प्रकाश की उपस्थिति में रखा तो Ag प्लस Cl, क्या क्या, Ag और Cl प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन में हमारा Cl तो नहीं है लेकिन Ag है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आइए। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो याद रखिएगा CO2 गैस जल में घुलकर हमेशा कार्बनिक अम्ल बनाती है। कौन अम्ल, कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं। 6 प्रश्न हमारा कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। इस पर ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या जलवाष्प का बनना, बर्फ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, या फिर LPG का दहन। तो याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कि वैसा परिवर्तन जो अपने पूर्व रूप को पुनः प्राप्त कर सके, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जल वाष्प, जल से भाप बनना, जल भाप बनता है। तो क्या भाप से पुनः हम जल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल कर क्या बनेगा, पानी, और पानी से पुनः क्या बर्फ हम बना लेंगे कि नहीं, एकदम बना लेंगे, ये भी सही है। नमक का पानी में घुलना, यदि नमक पानी में घुल गया तो क्या पुनः नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं, हाँ वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा हम पुनः नमक को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब चौथा ऑप्शन डी हमारा है कि LPG का दहन। यदि LPG जलता है, जलने के पश्चात क्या हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जी नहीं, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न करा है, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। मैंने अभी बताया कि तीर के दाहिने और बाएं दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या एकदम जब बराबर हो तो वो संतुलित समीकरण है। यदि बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित हो जाएगा। क्या होगा, असंतुलित। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि यहाँ डैश दिया गया है तो डैश को हम लोग एरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरो। यहाँ कहेंगे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। इसमें तीर के दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, और इधर भी 2, क्लोरीन के 2, और इधर भी क्लोरीन के
दो, चूंकि ये दो बाहर आया है इसलिए दोनों को सूचित करता है, कॉमन है ये। तो दो दो ये संतुलित है, इसमें कहीं शक नहीं है। प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, ऑप्शन बी कह रहा है 2KCl। क्या कह रहा है? 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। अब देखिए क्या ये बराबर है? तो इधर पोटेशियम के परमाणु कितने हैं? 2, इधर भी 2। क्लोरीन कितने हुआ? चूँकि 2 कॉमन है इसलिए क्लोरीन भी 2, और इधर भी क्लोरीन 2। ऑक्सीजन कितना है? 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, इधर भी 6 है, ये भी संतुलित है, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन में आइए, ऑप्शन सी कर रहा है Pb। क्या कर रहा है? Pb NO3 के यहाँ होल 2 है, एरो के बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, Pb कितना है? 1, इधर भी 1। नाइट्रोजन कितना है? 2, चूँकि कोष्ठ के बाहर 2 दिया हुआ है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और इधर देखिएगा नाइट्रोजन 1 ही है, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता अब है ही नहीं, क्योंकि हम मिल गया कि तीर के दाहिने और बाएं नाइट्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, तो हमारे ये ऑप्शन सी ही सही होगा। अर्थात ऑप्शन सी समीकरण संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। क्लियर? कोई दिक्कत हो, कोई सस्पिशन हो, आप कमेंट में करके बताएंगे, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन आक्सीकारक एवं अकारक दोनों है? तो सबसे पहले तो हम आक्सीकारक को समझेंगे कि आखिर आक्सीकारक क्या है, अकारक क्या है। आक्सीकारक है कि वह अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अर्थात ऑक्सीजन मिले, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन का घुसना और हाइड्रोजन का निकलना क्या है? यही तो ऑक्सीकरण है। और अवकरण की क्रिया ठीक इसके उल्टा होता है कि जिस तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब हमें चुनना क्या है कि किस ऑप्शन में ऑक्सीकरण अवकरण की दोनों क्रियाएं हो रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रथम ऑप्शन है HNO3 KCl H2S SO2। तो ऑप्शन ए में है HNO3, इसमें ऑक्सीजन का मिलना और हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों की क्रिया हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या असमान हो तो समीकरण होगा। सेम वही बात जो अभी तुरंत इसके पहले बताए हैं और कई बार बता चुके हैं कि जब समीकरण के दाएं और बाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित है, मतलब समान हो तो वो संतुलित है, और असमान हो तो वह असंतुलित है। तो ऑप्शन देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि अभिक्रिया H2 प्लस Cl2, अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl 2HCl, इसको फिर से लिख दे रहे हैं H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। ध्यान दीजिएगा, देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर कौन सी का निर्माण किया? हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ संयोग हो रहा है, क्या हो रहा है? संयोग।
तो संयोजन होगा निश्चित रूप से। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर। तो वही दर्शाया गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिला, संयोग किया, तब तो जाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण CaCO3, समीकरण CaCO3 विखंडित होकर उसको तोड़ा जा रहा है, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हुआ। तो यह कौन अभिक्रिया है, किस अभिक्रिया को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा, वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। संयोजन तो होगा ही नहीं क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में मिलते हैं। इसमें क्या होता है, संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ तक संयोग कर नहीं रहा है। इसे यहाँ क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ये विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, और टूट कर कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो निश्चित रूप से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। वियोजन, वियोजन में क्या होता है मालूम है ना, वियोजन में क्या होता है, अरे वियोजन में ठीक संयोजन के उल्टा होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण होता है, वो वियोजन है। हम इसके तुरंत पहले संयोजन बताए हैं, तो संयोजन के ठीक उल्टा वियोजन होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 पर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 एरो CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है। बार बार एक जैसे कई प्रश्न यहाँ आ चुके हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन संयोग किया, संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। तो जब संयोग किया तो निश्चित रूप से कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार के प्रश्न में अब शायद कोई सस्पिशन, कोई शक नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, जंग लगने पर धातु का भार क्या होता है। तो निश्चित है, जब जंग लगने पर उसमें क्या होता है, धातु के भार में वृद्धि होती है, धातु के भार में वृद्धि बढ़ता है। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा है, संक्षारण दूर करने के क्या उपाय है। संक्षारण का शायद आप सब समझते होंगे, क्या होता है, संक्षारण का अर्थ होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। तो जंग न लगे, किस धातु में जंग न लगे, उसके लिए क्या आवश्यक है, उसे रंग देना चाहिए। यस, जस्तीकरण, जस्ता का लेपन चढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। लेप चढ़ा देना चाहिए, पेंट करना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, अगले प्रश्न पर बढ़िए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिएगा, तांबा, सोना, जिंक और पोटेशियम, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो तांबा ये ऑक्सीजन से संयोग करता है, सोना बिल्कुल नहीं करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम। सोना ऑक्सीजन से क्या कहते हैं कि संयोग बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि सोना कभी संक्षारित होता ही नहीं है। आप जानबे करते हैं कि सोना का चमक दबक हमेशा ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से संयोग करता ही नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है यहाँ उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों? मैं बता दूं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा ऊर्जा का निष्कासन होता है, और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। 17 है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक वैसा ही प्रश्न आ रहा है कि साग सब्जियों के विघटन के दौरान, याद रखिएगा, जब भी साग सब्जी विघटन करता है तो ऊष्मा ऊर्जा का निष्कासन होता है, तभी उसका विघटन होता है, और तब कौन अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। वही वैसा ही प्रश्न है ये भी। 17 नंबर प्रश्न ये क्लियर हुआ। अब चलेंगे 18 पर। 18 प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? एकदम आसान प्रश्न है कि कोई पदार्थ जब जलता है तो जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। दहन का अर्थ ही होता है जलना, किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? किसका? एलपीजी। ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा? LIQUEFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसका मुख्य अवयव क्या है? कि जान जाइए कि एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों का मिश्रण होता है। किसका किसका? एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों का मिश्रण होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव किसे माना जाता है? ब्यूटेन को माना जाता है। किसका माना जाता है? ब्यूटेन। एथेन का सूत्र क्या हो गया? एथेन होता है C2H6। एथेन का हो जाता है, याद इसको रखेंगे, C2H6। प्रोपेन को कहेंगे, प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा C3H8, और ब्यूटेन का C4H10। क्लियर? तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। कोई शक? चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 20 है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है: अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और वैद्युत अपघटन। तो निश्चित रूप से शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण के। ऑक्सीकरण के बारे में अभी बहुत बार चर्चा हम कर चुके हैं। ऑक्सीकरण क्या है? जिसमें ऑक्सीजन का कौन सी हो? संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो भोजन का जब तक ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा तो क्या भोजन पचेगा? संभव नहीं है। इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ऑप्शन हमारे पास 4 है: मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला और मीथेन। तो मोमबत्ती बिना ज्वाला के नहीं जलता है, केरोसिन ये भी नहीं, मीथेन ये भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी में है कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के ही जलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन आक्सीकारक है? फिर आक्सीकारक आ गया। कौन आक्सीकारक है? H2, CO, H2S या फिर O2? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखते ही हमको लगता है आपका आंसर मालूम चल जाएगा। आक्सीकारक निश्चित रूप से ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे बढ़िए। प्रश्न 23 पर
23वां प्रश्न कह रहा है एलपीजी सिलेंडर में किस पदार्थ को मिलाया जाता है। बहुत बहुत भी प्रश्न है ये। एलपीजी सिलेंडर में किस पदार्थ को मिलाया जाता है? क्या आयोडीन को मिलाया जाता है? जी नहीं। एथिल मरकैप्टन? जी हाँ। कैल्शियम ऑक्साइड? नहीं। सभी? जी नहीं। एलपीजी सिलेंडर में हम एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं। और क्यों मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन से एक विशेष गंध निकलता है जो कि जाकर गैसों में मिलकर और उसे भी गंधयुक्त कर देता है। यदि सिलेंडर से कहीं किसी प्रकार का थोड़ा भी यदि रिसाव हो तो एथिल मरकैप्टन के सहायता से हम उसके गंध को पहचान लेंगे कि इस सिलेंडर में कहीं ना कहीं रिसाव है और उस रिसाव को बंद करेंगे, खतरा से हम बच जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन का सूत्र क्या होता है मालूम है आपको? यदि नहीं मालूम हो तो याद कर लीजिएगा। एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH। C2H5SH एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है। प्रश्न आगे 24 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला में कितने भाग होते हैं? तो मोमबत्ती की ज्वाला में देखिएगा 2, 3, 4, 5, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 भाग होते हैं। क्या आपको मालूम है वो भाग कौन कौन है? तो वो भाग है, एक में हम बता दूं कि प्रकाशहीन मंडल। कौन? प्रकाशहीन मंडल। दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल। और तीसरा होता है केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। ये 3 भाग होते हैं मोमबत्ती का, इसको याद रखिएगा। आइए ऑप्शन प्रश्न नंबर 25 है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? तो आइए ये 25 प्रश्न बड़े ही आई थे पाठ 1 से। और पुनः हम अगले वीडियो में पुनः दूसरे विषयों का बेहतरीन प्रश्न आपके पास लेकर आएंगे। तब तक इस प्रश्न को 25वें प्रश्न को आप कंप्लीट रखेंगे। एक प्रश्न भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के मैं बार बार यही बताता हूँ कि चैप्टर वाइज मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये मेरा दावा है कि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिंदी हो, बायो हो, हिस्ट्री है, सिविक्स से जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ चैप्टर वाइज, इससे बाहर आपके बोर्ड के परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। क्लियर? चलिए, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।